नमस्कार। कई दिनों बाद फिर एक बार, बट एक डिस्क्लेमर के साथ कि जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स का व्यू चाहिए, चाहे वो निफ्टी का हो, चाहे बैंक निफ्टी का हो, चाहे वो यूएस इंडेक्स का हो, एनी इंडेक्स, वो प्लीज ये वीडियो ना देखें। क्योंकि जो चीज रीडिंग के हिसाब से चल ही नहीं रहा है, या जो चीज जिस इंस्ट्रूमेंट पे 99% लोग अपना रीडिंग फेल कर चुके हैं, क्यों, उसका कारण है। वो कारण डिस्कस करेंगे हम। बट अगर सिर्फ आप व्यू पे देख रहे हैं, व्यू के लिए देख रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है ये वीडियो ना देखें। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना और उसके बाद कमेंट करना कोई फायदा नहीं। जिनको ये जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो जरूर ये वीडियो देखें और जरूर कमेंट करें। मैं उस कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। हम डिस्कस आज दो इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे। एक जो मैंने बार बार बोला है, यूएस रिसेशन जो ऑलरेडी एक तरह से समझ लो कि दस्तक दे रहा है। वो कब अनाउंस होता है, सिर्फ उसका वेट है। कोई इस चीज पे विश्वास नहीं करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग, इसका कंट्रोवर्सी आज से नहीं, 1-1.5 साल से चल रहा है। पावेल साहब का पूरा टेन्योर खत्म होने को आ गया। द क्राइसिस व्हेन दे स्टार्टेड, तब पावेल साहब का उस समय का स्पीच जाके देखना, 2019-20 कोविड के टाइम का। कंटिन्यूसली एक ही लाइन था उनके स्पीच में। हर फेड के मीट के बाद एक जो स्पीच होता है, उसमें एक ही लाइन था, कॉमन लाइन, द इन्फ्लेशन इज ट्रैजेक्टरी। द इन्फ्लेशन इज ट्रैजेक्टरी मतलब द इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी। उनको लग ही नहीं रहा था कि ये इन्फ्लेशन परमानेंट इन्फ्लेशन है, जो कि कोई चैलेंज का कारण बन सकता है। ही वॉज ऑलवेज सेइंग द इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी, मतलब ये आया है तो चला जाएगा, कोई खास बात नहीं है, इसको टैकल करने का दरकार नहीं है। आज उस बात को 4 साल हो गया। नाउ द वर्ल्ड नोस कि प्रॉब्लम क्या था। इस 2 फेड मीटिंग के पहले तक अगर आप देखो तो पावेल साहब का पूरा स्पीच चेंज होकर सिर्फ एक ही पॉइंट पे आ गया था, एजेंडा, वी नीड इन्फ्लेशन बिलो 2%। लास्ट ईयर इसी टाइम, अगस्त सितंबर, हाउसिंग मार्केट को लेके ही वॉज वेरी वरीड कि हाउसिंग मार्केट जिस हिसाब से हॉट हुआ है, अगर इसी तरह से हॉट रहा तो हम इन्फ्लेशन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। आज 1 साल बाद यूएस में हाउसिंग मार्केट को पूरा कूल ऑफ कर दिया है। सिस्टम ने पूरा कूल ऑफ कर दिया है। डिलिंक्वेंसी आपको समझना होगा। आज रिसेशन की बात अगर हम आज नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना की बात की अगर रिसेशन की बात करें, तो वार्निंग सिग्नल्स, उस वार्निंग सिग्नल्स को आप कैसे रीड करोगे? वार्निंग सिग्नल्स को सबसे पहले अगर यूएस डेटा पे अगर पॉइंट पे, यूएस डेटा बहुत ईजी है, अरे ऐसा आ गया वैसा आ गया, बट उसके अंदर में कितना घुसना चाहिए, मैं इतने सालों से उसको इतने क्लोजली और कितने डेटा पॉइंट्स, मतलब आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ यूएस डेटा पॉइंट्स को मैं रीड कर रहा हूं। जो कॉमन 2-3 डेटा पॉइंट है उस पर सिर्फ डिस्कस करते हैं, नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। अब अनएम्प्लॉयमेंट डेटा ये कितना फज्ड है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पहले जाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जिसको बोलते हैं कि मैं यूएस में अगर आपको सपोज करो 400-450 $400 से लेकर $200-250 पर वीक का आपको एक स्टाइपेंड मिलता है, अगर आप ये प्रूव कर दो कि आप अनएम्प्लॉयड स्टेट देता है। तो कोई भी अनएम्प्लॉयड होता है तो पहले फाइल कर देता है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं, जिससे वो स्टेट का फंड उसको मिलना चालू हो जाए। बट ये क्राइटेरिया 2000 और फिर 2008 और फिर 2013-14 के बाद बहुत स्टेट्स ने चेंज किया, एंड दे हैव चेंज इट टू 26 वीक। मतलब आप अनएम्प्लॉयड मतलब क्या? ऐसा नहीं कि आज आप अनएम्प्लॉयड हुए और कल ही डाल दिए कि मेरे को कल से पैसा चाहिए। भाई आप ट्राई तो करो, आप ट्राई करो, आपका क्या है। आप अच्छा अनएम्प्लॉयड किस तरह का अनएम्प्लॉयड? आप कोई बहुत हाई पेइंग जॉब से आपको एक सिवरेज पैकेज, जिसको बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक, जिसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट, या वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं भी हो तो रिटायरमेंट स्कीम के अगेंस्ट में आपको अगर आपका जॉब गया और आपको उसके अगेंस्ट में पेमेंट मिला, तो क्या फिर वो भी जॉबलेस क्लेम में आएगा? नहीं, वो नहीं है। इसका इंट्रिकेसीज को समझना पड़ेगा कि इस जॉबलेस क्लेम्स के पीछे का डेटा क्या है। दूसरी बात, नॉन फार्म पेरोल क्या है कि कितना सिस्टम ने कितने जॉब्स को ऐड किया, मतलब आप पूरा सिस्टम इकोनॉमी में कितना जॉब्स नया क्रिएट हुआ, लोगों को जॉब मिला, ये कौन बता रही है? इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये डेटा गवर्नमेंट ले कहां से रही है। गवर्नमेंट ले रही है एक्सचेंज से, इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज से, प्लस बिजनेस हाउसेस से। इस इंट्रिकेसी को समझने के लिए आपको एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पर आवर रेट। मतलब आपको पर आवर वहां अगर यूएस में वेस्टर्न कल्चर में पर आवर के हिसाब से आपको अगर पेमेंट होता है तो आपको यह समझना होगा कि पर आवर रेट का स्टैटिस्टिक्स क्या बताता है। अब इस पूरे सिस्टम को जोड़ के बताते हैं, जोड़ के देखते हैं क्या है सिस्टम। आपका अनएम्प्लॉयमेंट डेटा
ये नहीं दिखा रहा है कि ऐसा इकोनॉमी में कोई स्ट्रेस है। क्लेम्स का डेटा क्यों? क्योंकि रीसेंट एक सर्वे है और बहुत इंटीग्रेट पॉइंट्स पर अगर आप स्टडी करेंगे तो आज के दिन में चूंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया सिस्टम को, 1/3 से ज़्यादा लोग तो क्लेम्स में डालते ही नहीं है। वो डालते ही नहीं है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं तो मेरे को मिले। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो $450 या $250 जो है वो 10-10 साल से रिवाइज नहीं हुआ है, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड उनको लगता है कि इतना इतना सा लेकर क्या करना है। आप समझ रहे हो? 10 साल पहले भी अगर $250 आपको पर $250 पर वीक का अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम मिलता था और आज भी अगर 250 मिलता है तो आपको लगता है कि इसमें क्या ये हो जाएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन। आज जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से उसको लगता है कि इस 250 को लेकर भी अपना नाम उसमें लिखाकर क्या फायदा, तो वो छोड़ दिया। उसके बावजूद आज एक साल का पूरे इस फाइनेंशियल ईयर का डेटा पिछले मंथ में रिवाइज किया गया ये बोलकर कि ओहो गलती हो गया, 8,18,000 क्लेम्स ऐसे हैं या डेटा ऐसे हैं जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, हमने उनको पकड़ने में मिस्टेक किया था। तो आप समझ रहे हो कि आप मंथ ओवर मंथ जो देख रहे हो, यूएस में और एक फंडा क्या है कि आप मंथ ओवर मंथ एक बार वो अनाउंस करते हैं, मंथ में एक बार, पर उसको पिछला जो क्लेम होता है उसको फिर रिवाइज कर देते हैं। तो वो जो पिछला क्लेम रिवाइज हुआ उस डेटा पे किसी का नजर नहीं जाता है, वो कंटिन्यूअसली अपवर्ड रिविजन हो रहा है लास्ट 7-8 महीने से। और प्लस उसके बावजूद एक बल्क 8,18,000 का बल्क एक रिवीजन हो चुका, मतलब 0.8 मिलियन का बल्क रिवीजन हो चुका। ओहो ये मिस्टेक हो गया। तो वो पूरा अगर डेटा पे अगर मंथली बेसिस में जाएं तो आप सोचो कि उसका इफेक्ट कितना आएगा। 70-80 हज़ार लोग पर मंथ के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा में ऐड हो जाएंगे। इसको भी एक बार के लिए साइड करते हैं। अब आते हैं एनएफपी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी का स्ट्रेंथ। चलो अनएम्प्लॉयमेंट कोई भी कारण से हो रहा है, पर इकोनॉमी जॉब्स कितना गेन करते जा रहा है और लोगों को जॉब कितना मिलते जा रहा है। आपको समझना होगा कि पोस्ट कोविड जब पूरा सिस्टम लॉकडाउन था साल भर के लिए, और एवरेज साल भर के लिए लोग निकले नहीं, अगर खुल भी गया तो लोग निकले नहीं, उस समय जो लोग ट्रेडिंग बिजनेस में चले गए, एंड दैट वाज द टाइम लोगों का एक्सपोजर एक्चुअली क्रिप्टो में हुआ। आई एम टॉकिंग ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। जिन लोगों ने क्रिप्टो में एंट्री किया, जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में एंट्री किया, एंड द काइंड ऑफ मनी दे मेड, काइंड ऑफ पैसा उन लोगों ने बनाया, अब उनको लगता ही नहीं है कि वो जॉबलेस क्लेम में डालें, बट वो एक्चुअली अनएम्प्लॉयड है। अगर मार्केट में कुछ हुआ तो सोचो उनका डेलिंक्वेंसीज कितना होगा। मैं एक एक पॉइंट कवर कर रहा हूं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं पूरे होराइजन को कैसे कवर करने की चेष्टा कर रहा हूं कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। प्लस 2019-20-21 के बाद एक तो ट्रेडिंग बिजनेस में लोग आ गए जो उनको लगा कि अब ये क्या 200-250 पर वीक का लेना, नहीं इसको भूल जाओ, उससे बेसी तो मैं ऐसे ही घर बैठ के कमा लूंगा। तो एक तो वो क्लेम पे डालना छोड़ दिए। अब एनएफपी के अगर ऊपर आए, मतलब नॉन फार्म पेरोल पर अगर आए, उसका फिगर भी बहुत हेल्दी दिखता है, कभी बीच में 19-20 दिखा, बट अगर वो एक एवरेज मेंटेन्ड है तो अब आपको समझना पड़ेगा कि वो एवरेज मेंटेन्ड क्यों है। इसके पीछे का बैकग्राउंड लास्ट 3-4 महीने में ऑल द बिग कंपनीज इंक्लूडिंग टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, हमने सबने देखा 8,000 लोग, 10,000 लोग, 15,000 लोग, 20,000 लोग अक्रॉस द बोर्ड दे हैव लेफ्ट, मतलब उन लोगों ने डाउनसाइज किया, लोगों को छोड़ दिया। तो अपने को लगता है कि ठीक है वो 15,000 ही तो है, 20,000 ही तो है, बट अगर टॉप 7 जिसको हम यूएस में बोलते हैं मैग्निफिसेंट 7, फिर वही बात कि मैं इंडेक्स की बात करने शुरू कर दूंगा तो फिर पूरा वीडियो इंडेक्स पे निकल जाएगा कि जैसे यूएस में वो मैग्निफिसेंट 7 पे पूरा इंडेक्स चला जा रहा है, तो इंडिया में भी वही है कि कुछ एक शेयर्स पे पूरा इंडेक्स चलता जा रहा है। पोर्टफोलियो का कंडीशन है वो हम सब जानते हैं, उस बात पे बाद में आता हूं कि पोर्टफोलियो का क्या कंडीशन है और लास्ट 5 साल से अगर मैंने सेक्टर ऑफ द ईयर बताया है उसका क्या परफॉर्मेंस रहा। तो ऐसा नहीं है कि एक इंडेक्स में व्यू रॉन्ग होने का मतलब ये हो गया कि सब कुछ रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर कोई सेक्टर पे लॉन्ग व्यू है तो ऑब्वियस है कि उस सेक्टर पे हमने खेला है। आज टुडे आई एम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो मेरे ग्रुप्स में व्हेन आई शेयर स्क्रिप्ट का बाई कॉल्स, लास्ट 1-1.5 महीने में जितना भी बाई कॉल दिया है, जस्ट इमेजिन व्हाट इज द फैबुलस रिटर्न। ब्रिटानिया, बाटा, जुबिलेंट फूड एट 460 रुपीज, एग्जैक्ट बॉटम, मतलब 440-50 का अगर उसका बॉटम है तो 460-65 में जुबिलेंट फूड का बाय। आपको आज का भाव पता है? बाटा, ब्रिटानिया इज आई थिंक 5,000-6,000 रुपया वहां से ऊपर। एंड कैश स्क्रिप्ट मैं बोलूंगा नहीं, बिकॉज दैट इज अगेन मतलब कुछ तो प्राइवेसी होना चाहिए ना, ये तो फ्यूचर्स का है, बट जो कैश का स्क्रिप्ट है छोटा 10, 20, 30 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, वो 30-40 रुपया, मतलब आप सोचो कि किस लेवल पे आप मल्टीप्लाई करते हो पैसा को अगर आप कैश में डालते हो। तो ऑब्वियस है ना, बुल मार्केट है, हर जगह चल रहा है, बट वो लोग
जो 2000 देख चुके हैं, 2007 देख चुके हैं, उसके लिए कुछ नया नहीं है। तो मेरे लिए नया नहीं है कि इंडेक्स में इस तरह का व्यू रॉन्ग होना या कुछ एक पर्टिकुलर XYZ स्क्रिप्ट में रॉन्ग होना, बिकॉज आई नो मैंने 2007 में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस किया था, अपने जिंदगी का 2007 में सबसे बड़ा लॉस किया था, और 2008 में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा कमाया। ये एनोमली है कि 2007 तक के लिए मेरे दिमाग में ये था कि मैं सबसे बड़ा लॉस कर चुका हूं, पर 2008 के क्रैश में मैंने उस समय तक का सबसे बड़ा पैसा कमाया, और 2008, 9, 10 वॉज द पीक पीरियड ऑफ माई करियर। उस बात पे फिर वापस आते हैं, यूएस का डिस्कशन कर रहे थे, तो नॉन फार्म पेरोल पे। नॉन फार्म पेरोल का मतलब ये हुआ कि वो कंपनी, जैसे कोई कंपनी है तो वो कंपनी बताएगा कि हमने 10,000 आदमी को छोड़ दिया, या वो कंपनी डेटा देगा एक्सचेंज को कि हमने 10,000 आदमी को रखा। अगर तो ये इकोनॉमी अच्छा है और जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं तो कोई रिस्क का बात नहीं है रिसेशन का, क्योंकि इन्फ्लेशन भी अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। बट इस डेटा को क्लोजली एनालाइज करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि ये जो जॉब क्रिएशन हो रहा है उसका टेक्सचर कैसा है, वो कैसा जॉब क्रिएट हो रहा है, और लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है वो कैसा। वो जब आप देखोगे तो आपको समझना पड़ेगा, एक डेटा आपको ऐड करना होगा पर आवर रेट, या कितने आवर के लिए आप इंप्लॉयड हो। जब वो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्लेम है, लोगों का परमानेंट जॉब जा रहा है, मतलब लोग जो परमानेंट जॉब अच्छी कंपनी में कर रहे थे, या जिसको हम परमानेंट जॉब का नेचर बोलते हैं, जो कि हाईली पेड जॉब होता है, स्किल्ड जॉब होता है, वो उनका नौकरी जा रहा है। चूंकि वो 2019 से लेकर 20, मतलब उस समय से लेकर अब तक उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, हाई इन्फ्लेशन हो गया, उस चीज को मेंटेन करने के लिए उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग पार्ट टाइम जॉब, दे आर डूइंग पार्ट टाइम जॉब। और वो एक पार्ट टाइम जॉब से उनका काम नहीं हो रहा है, तो टाइम पे वो एक ही बंदा 2 या 3 पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। अगर वो 2 या 3 पार्ट टाइम जॉब कर रहा है मतलब वो गरज का है, मतलब आप कम पैसा में भी वो कर रहे हैं। ये डेटा कहां से आएगा, ये डेटा आता है जब आपको पता चलता है कि पर आवर वेजेस वो फॉल कर रहा है, पर आवर वेजेस फॉल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक हाईली पेड जॉब को छोड़ा और आप अब लो पे में काम कर रहे हैं। इस चीज को आप कैसे समझेंगे आप कि एनएफपी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है पर आवरली रेट गिर रहा है, इसका मतलब जॉब मार्केट हॉट नहीं है। अगर आप जॉब इंक्रीज करते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम नहीं है, जो कि लास्ट ईयर तक था, क्या था, पर आवर वेजेस भी बढ़ रहा था, एनएफपी बढ़ रहा था और क्लेम्स घट रहा था। इसका मतलब क्या था, इकोनॉमी हॉट था। इसको बोलते हैं इकोनॉमी वॉज हॉट, मतलब इकोनॉमी में लोगों का दरकार है, बिजनेस में दरकार है, लोग हैं नहीं। तो जो इंप्लॉयर है वो पर आवर रेट जिसको बोलते हैं वेजेस, वो थोड़ा बेसी देकर भी लोगों को एम्प्लॉय कर रहा था, तो जिसको एडिशनल नया जॉब मिल रहा था उसका पर आवर रेट हायर था। आज के दिन में क्या है, आज के दिन में वो पर आवर रेट लो है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका परमानेंट जॉब जा रहा है, वो पार्ट टाइम जॉब करके अपना किसी तरह इंस्टॉलमेंट चला रहा है। डिलिंक्वेंसीज की बात ही नहीं कर रहा हूं, डिलिंक्वेंसीज पूरा एक नया चैप्टर है, मतलब क्रेडिट कार्ड का डिलिंक्वेंसीज जो कंजम्पशन इकोनॉमी हुआ है लास्ट 3-4 साल में, लोगों ने जिस तरह से अपने एक्सपेंस को बढ़ा लिया बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि हाँ ठीक ही है ना, क्योंकि जिस तरह से पैसा दिया गया कोविड के टाइम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस मार्केट, इंडिया में भी दिया गया बट यूएस, जिस तरह से पैसा ब्लो ऑफ किया गया, लोगों के पास इतना पैसा आया तो वो सब कुछ एक स्टैंडर्ड बढ़ा, उसको मेंटेन करने के लिए सबने खर्चा पाला। भले ही वो मॉर्गेज हो, मतलब जिसको 1 मिलियन का अगर घर लेना था वो 1.5 मिलियन का घर लिया, 2 मिलियन का घर लिया। और राइजिंग इंटरेस्ट रेट के संग में आज के दिन में उसका दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अब वो उसको बेच नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो बेच के दूसरा जो लेगा, अगर वो 3 साल पहले भी लिया था तो वो 2% पे लिया था, 2 से बढ़ के 5 हो गया, बट वो 3 साल पहले लिया था 2% पे लिया था। आज अगर वो बेच के दूसरी जगह लेता है तो उसको नया रेट पे आएगा, मतलब 5% का मॉर्गेज मिलेगा। सेम कंडीशन पे नया कोई आदमी वो प्रॉपर्टी नहीं ले रहा है। यूएस में बहुत सिंपल कल्चर है कि आदमी तुरंत मॉर्गेज लेता है, फिर उसको बेच देता है और फिर दूसरा मॉर्गेज क्रिएट कर लेता है। क्यों? जॉब भी चेंज करता रहता है, वो इमीडिएटली जॉब चेंज करता है। अगर वो इधर से जॉब कर रहा है, कैलिफोर्निया जॉब कर रहा है, वो छोड़ा सैन फ्रांसिस्को चला गया, वो वहां जाके मॉर्गेज कर लेगा। बट अब रिस्ट्रिक्शन हो गया, समझना होगा, क्योंकि अब वो कैलिफोर्निया का प्रॉपर्टी जो खरीदा था मॉर्गेज, वो बेच के अब कैलिफोर्निया में जॉब खोज रहा है। अब वो सैन फ्रांसिस्को नहीं जा रहा है, क्योंकि कैलिफोर्निया में अगर उसका 2% का मॉर्गेज है, वो अगर उसको बेचता है तो वो 3%, 5% के मॉर्गेज में सैन फ्रांसिस्को जाके जॉब नहीं कर रहा है। ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है कि वो परमानेंट जॉब छोड़ने के बाद वो उसी एरिया में अपने मॉर्गेज, मतलब अपने घर के चक्कर में वो लो रेट पे काम करके किसी तरह उस टाइम को किल करना चाह रहा है। ठीक है, एनएफपी में ये फिगर क्यों मेंटेन्ड है? फिर
एनएफपी में फिगर इसलिए मेंटेन्ड है कि जो एम्प्लॉई है जिसको जॉब चाहिए वो अब कम रेट पे जॉब करने को रेडी, जैसे अपने पहले बोलते थे माइग्रेंट्स लोग जो एशिया पैसिफिक से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब जो जाते हैं वहाँ से, वो कोई भी 2, 5, 10, $20 का जॉब कर लेते हैं। ऐसा बोलते थे ना कि ग्रोसरी शॉप में जॉब कर लेना, ये कर लेना, तो भी तुम्हारा खर्चा निकल जाएगा, बिकॉज कंपेयर टू इंडिया फिर भी वो महंगा रहेगा, फिर भी वो अच्छा रहेगा। अब वहाँ पे जो जॉब वाले हैं वो अब उसमें आ गए। अब डेटा का फजिंग या डेटा का प्रॉब्लम क्या है उसको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि कंपनी वाला, जैसे कि गूगल बता रहा है कि मैं 10,000 लोगों को छोड़ दिया, वैसे ही कोई छोटा कंपनी ये डेटा दे रहा है गवर्नमेंट को कि मैंने 5,000 लोगों को रखा, पर 5,000 लोगों को रखा पार्ट टाइम में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, बट वो डेटा तो यही दे रहा है ना कि मैं 5,000 लोगों को रिक्रूट किया। वैसे ही और एक कंपनी दे रहा है मैं 2,000 लोगों को दिया, वही वैसे ही कंपनी दे रहा है 1,000 लोगों को दिया। एक ही बंदा ये तीनों कंपनी में 2-2 घंटा या 3-3 घंटा काम कर रहा है, या एक ही दिन में 2 घंटा 3 घंटा काम नहीं कर रहा है, वीक में 3 दिन एक कंपनी में काम कर रहा है, वीक में 2-3 दिन एक कंपनी में काम कर रहा है, और हो सकता है 7 दिन या 6 दिन एक ही कंपनी में 1 घंटा काम कर रहा है, 2 घंटा काम कर रहा है, बट 3 कंपनी डेटा एक्सचेंज को ये प्रोवाइड कर रही है कि हमने एक आदमी को रखा, पर वो आदमी एक ही है, बट डेटा एक्सचेंज बोलता है कि 3 आदमी को जॉब मिल गया, इकोनॉमी में 3 जॉब क्रिएट हुआ। अब समझ में आया? ये हो गया एम्प्लॉयमेंट पॉइंट पे। हिस्टोरिकली जब जब यील्ड कर्व 2 ईयर 10 ईयर का इन्वर्शन हुआ, मतलब एक तो इन्वर्शन होना और उसके बाद वापस से जीरो से इन्वर्शन होकर जब मीन रिवर्शन होकर वापस ऊपर की तरफ जाना, रिसेशन उसके बाद इमीडिएटली हिट किया, मार्केट उसके बाद इमीडिएटली क्रैश किया। मैंने बहुत बार बताया है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है, मार्केट के मिथ हैं, मार्केट में इतने सारे मिसकंसेप्शंस हैं ना। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है तो मार्केट गिरेगा, नहीं, आप देख लो, अपने तो ये वीडियो में बात करते करते भी 4 साल निकल गया। 2020 से इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हुआ था, आज हम 2024 में इंटरेस्ट रेट का पीकिंग पे आ गए, अब फ्लैटेंड हो गया कर्व, अब डाउनवर्ड भी स्टार्ट हो गया। मार्केट पीक में, मतलब उस समय लोएस्ट में था, आज पीक में। ये एक मिथ है। इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो मार्केट बढ़ेगा, मिथ है। इंटरेस्ट रेट पीकिंग का भी वही साइकिल है जो इंटरेस्ट रेट का बॉटमिंग का साइकिल था, कि बॉटमिंग से मार्केट के साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो उसका भी साइकिल वही है कि इंटरेस्ट रेट पीकिंग के संग, जब पीकिंग के बाद जब नीचे गिरेगा तो मार्केट भी नीचे गिरेगा। ये इसमें लीड लैग का इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो सबको पता है मार्केट कहीं ना कहीं इस तरह का एक एक्सुबरेंट मूव देके, जैसा फ्राइडे को आया, इस तरह का लास्ट वीक का निफ्टी में आया, इंडेक्स में आया, ऐसा मूव देके मार्केट सबको प्रूव करने की चेष्टा करेगा दिस टाइम इट इज डिफरेंट। ऐसा नहीं होगा इस बार, और सब लोगों को चढ़ाएगा, चढ़ सकता है, हो सकता है यहाँ से 1-2% और बढ़ जाए, 26,000 भी निफ्टी हो जाए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मतलब जितना निफ्टी बढ़ता है या मार्केट स्टेबल होता है, आई एम हैप्पी, बिकॉज अल्टीमेटली मेरा लॉन्ग्स है ना, कैश में, पोर्टफोलियो में, इसमें उसमें जो हम स्विंग लॉन्ग करते रहते हैं, बीच बीच में ये लॉन्ग कर लिया, वो लॉन्ग कर लिया, लास्ट वीक में भी 2-3 लॉन्ग सेक्टर निकाल के लॉन्ग किया, तो वो लॉन्ग तो कम से कम बेनिफिट दे रहा है ना, तो वी आर ऑलवेज हैप्पी। सिर्फ एक इंडेक्स में शॉर्ट, और इंडेक्स का भी शॉर्ट हम एग्जिट कर चुके हैं, मतलब शॉर्ट पहला बात तो वो फ्यूचर शॉर्ट था नहीं कि ऐसा एग्जॉर्बिटेंट लॉस हुआ, कुछ पुट्स थे उसमें कुछ लॉस हुआ, ठीक है, बुक करके शांत से बैठ गए, वापस वी विल वेट। और अगर कोई आप ट्विटर का ट्रेड दिखा रहे हैं, वो एक ऐसा ट्रेड है, वो मैं आपको बाद में प्रूव करके दिखाऊंगा, वो एक तरह का हेज ट्रेड है। अगर आपका पोर्टफोलियो है, कुछ है, इट इज जस्ट अ पार्ट, इट जस्ट अ वे ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट। ये अभी आपको नहीं समझ आएगा, आपको लगता है कि वो शॉर्ट है, शॉर्ट है, शॉर्ट है। अरे 5 साल से तो मैं आप लोगों को सेक्टर ऑफ द ईयर और बताते जा रहा हूँ, एनईपी, मतलब कब बताया था, 2020, 21, 22 में वीडियो बना के आरईसी लो, पीएफसी लो, ओएमसी लो, ये लो, वो लो, तो वो सबको तो आप भूल गए, जो कि 2x, 4x, 5x, 10x हो गया। याद खाली क्या है कि इंडेक्स और बैंक निफ्टी 4 डिजिट, वो आए, कब आएगा उसका समय लगेगा, उसमें समय को समय देना पड़ेगा। यूएस इकोनॉमी पे बात करते करते फिर भूल गया। यूएस इकोनॉमी का कुछ डेटा पॉइंट्स है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी के लिए, यूएस मार्केट्स का हमारे पास 100 साल से बेसिक का डेटा अवेलेबल है। उसमें कुछ एक जो चीज दिख रहा है, आपको उस चीज को स्टडी करना होगा इंट्रिकेटली, मतलब घुसना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ सुपरफिशियली ऊपर ऊपर देख लिया, हाँ ऐसा होने वाला है, ऐसा नहीं। अगर कॉन्फिडेंट स्टडी करना है तो आपको डेटा के अंदर का डेटा, डेटा के अंदर का डेटा, डेटा के अंदर का डेटा, मैंने वहां तक भी देखा है कि एवरेज पर हेड में कितना आवर्स का एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, उससे समझ में आ रहा है वो एम्प्लॉयमेंट का डेटा बढ़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका वेजेस रेट कम होते जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट का आवर्स बढ़ते जा रहा है? इसका मतलब ही दिखा रहा है ना कि ये पार्ट टाइम जॉब है, मतलब जहां लोग 5-6 घंटा काम करके खुश थे, अब उनको 10 घंटा काम करके उससे कम पैसा मिल रहा है। आपको समझना हो इसका इफेक्ट इंडिया में आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा, क्या आएगा, ये टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर है। आई एम नॉट सेइंग, बार बार अभी भी कौन सा एक इंटरव्यू पे मैं बोल कर आया कि इंडिया का मार्केट पूरा कंप्लीटली डिफरेंट है। इंडिया मार्केट में जैसे अभी मेरा प्रेडिक्शन है, मैं अभी नहीं पता, शायद मैंने उसमें किया था ट्विटर पे, यहाँ पे भी कर देता हूँ। मेरे हिसाब से, मेरी रीडिंग के हिसाब से यूएस की इलेक्शंस में जीतने वाला ट्रंप नहीं है, कमला हैरिस है।
अब उसका इफेक्ट क्या आएगा ग्लोबल मार्केट्स पे, बिकॉज फिर वो वॉर डेमोक्रेसी बढ़ जाएगा, वॉर डॉक्ट्रिन बढ़ जाएगा। ट्रंप इज एंटी वॉर बट दिस पार्टी इज प्रो वॉर। इनको वॉर करा करा के उस इकोनॉमी का उस इकोनॉमी को जीडीपी में ऐड करके दिखाना है कि देखो मैंने जीडीपी को कितना किया। लास्ट 3-4 साल में यूएस के जीडीपी में इफेक्ट ही किसका है? आप कहीं पे वॉर कराते जा रहे हो, उसका वेपन्स बेचते जा रहे हो, पैसा तो आपको मिल नहीं रहा है, बट आप दिखा रहे हो कि वो पैसा मतलब वो आपका इकोनॉमी चला, और फिर वो बैलेंस शीट पे डेट पे खाली इकोनॉमी चल रहा है। मतलब आप किसी से डेट लिए, किसी को डेट दे दिए, किसको डेट दिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका डेट ऑलरेडी पहुंच चुका है मोर देन 100% ऑफ द जीडीपी। सो 123% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो लास्ट टाइम आई थिंक 2007-8 में इट वाज 23 और 40% if I'm not wrong, don't take my words, but मतलब approximately if I'm right in my data, it was 30-40% in 2007 debt to GDP. आज के दिन में it is 123% और 100 more than 100% for sure. तो अगर एक हाथी मरता है या एक हाथी सोता है तो उसके नीचे क्या इफेक्ट होगा उसका? इसका पूरा मैं अभी एक अपने चाचा जी के साथ, जो मेरे चाचा जी हैं पद्मश्री अशोक झुंझुनवाला, वो अभी आए हुए थे, मेरी छोटी दादी जी का डेथ हो गया था, तो पूरे फैमिली हम लोग मिले थे, तो 2-4 दिन हम साथ में थे, तो इसके बारे में बहुत डिटेल आर्ग्यूमेंट, मतलब डिटेल एक डिस्कशन, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ। आई मेड हिम अंडरस्टैंड हाउ वर्ल्ड वॉर, मतलब हाउ आई एम लिंकिंग वर्ल्ड वॉर 2 विद द अपकमिंग वर्ल्ड वॉर 3। इस पर एक अलग नेक्स्ट वीक या कभी आने वाले टाइम में बनाऊंगा कि हाउ मैंने बहुत आज से 2 साल पहले जब यूक्रेन का वॉर चालू हुआ था तो मैंने छोटा सा ट्वीट किया था, इज यूक्रेन द न्यू पोलैंड। अब वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री में जाके आप देखना कि पोलैंड का क्या भूमिका था, और यहां पर ये यूक्रेन से शुरू हुआ है, ये पोलैंड और यूक्रेन, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। और इसमें अब डेटाज आपको फुटप्रिंट्स को ज्वाइन करना, मेरा काम एज अ टाइम स्टूडेंट फुटप्रिंट्स को ज्वाइन करना। मेरा टाइम एज अ टाइम स्टूडेंट, मतलब निफ्टी पे बोलते ना, निफ्टी बैंक निफ्टी ठीक है करना है, पापी पेट का सवाल है, बट इसके ऊपर दुनिया ने टिकी है। इससे बहुत बड़े बड़े एजेंडा हैं, इससे बहुत बड़े टाइम साइकिल्स हैं, इससे बहुत बड़े काम हैं, जो कि अगर तो मैं कुछ जानता हूं उसके बारे में विच कैन बी रेड, तो वो सिग्नल्स को रीड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आज ये पॉइंट कर रहा है कि यूक्रेन इज द न्यू पोलैंड। एंड कमला हैरिस के विन से ये वॉर डॉक्ट्रिन को पूरा जो इम्पेटस मिलने वाला है, एंड विद इन नेक्स्ट व्हाट टाइम फ्रेम वर्ल्ड वॉर 3 इज गोइंग टू स्टार्ट। इस पर वापस कभी बनाएंगे, टाइम पूरा हो गया, आज लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। नमस्कार।